गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बेटा ज्यादा कुछ नहीं बचा है इसमें, बिल्कुल थ्योरी पार्ट ही बचा है। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आपने ऑलमोस्ट कर दिया जहां से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, लेकिन बेटा थ्योरेटिकल, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो मैं कह रहा था कि है ना, अब थ्योरेटिकल पोर्शन बचा है, लेकिन बेटा नीट में तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ ही जाते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा। तो थोड़ा बहुत उसे कवर कर लेते हैं। देखो, अल्फा बीटा एंड गामा एमिशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अल्फा डीके। बेटा आपको बताया था ना पहले भी, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशो बिगड़ता है तो कुछ प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंबाइंड होकर एक अल्फा बना लेते हैं। दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मिलकर एक अल्फा बना लेते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और चूंकि अल्फा बनाए तो एनर्जी डेफिनेटली रिलीज हुई है, और एनर्जी रिलीज होकर वो एनर्जी अल्फा की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और उस काइनेटिक एनर्जी को लेकर अल्फा बाहर आ जाता है। दिस इज कॉल्ड अल्फा एमिशन और अल्फा डीके। एक बार फिर बोल रहा हूं, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मिलकर एक अल्फा बना लेते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और बच्चों, इस प्रोसेस में एक एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को लेकर अल्फा बाहर आ जाता है। हालांकि ये बोला जाता है कि न्यूक्लियस से बाहर आने के लिए अल्फा को 25 MeV एनर्जी चाहिए, और इस प्रोसेस से लगभग 4 MeV 4 MeV एनर्जी ही मिलती है इसे, तो अल्फा बाहर नहीं आ सकता। परंतु एक और थ्योरी है, वो बोलती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अल्फा है ना एक टनल बना लेता है। इसे टनल इफेक्ट कहते हैं। टनल इफेक्ट बच्चों, कहीं कहीं है ना हिंदी में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, है ना, तो वो आप थोड़ा मैनेज कर लेना। टनल मतलब सुरंग प्रभाव, हिंदी अगर वैसे करूँ तो सुरंग प्रभाव होगा। तो कहता है कि कभी कभी है ना अल्फा एक टनल बना लेता है, उस टनल के थ्रू बाहर आ जाता है। टनल का मतलब यहाँ पहाड़ खोद कर टनल बनाने वाली बात नहीं है, रास्ता बनाना कहलाता है। टनल का मतलब अल्फा एक रास्ता बना लेता है, वो बिना टकराए नाभिक से बाहर आ जाता है, न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है। इसे बोलते हैं टनल इफेक्ट, है ना। हाँ, और ये पूरा डीके कहलाता है अल्फा डीके। इसके बाद है बीटा डीके। बीटा डीके में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही कभी कभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, बेटा अल्फा डीके जो है ना, उसकी रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, ऐसे एक्स जो है वो वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, मास नंबर उसका 4 कम हो जाएगा क्योंकि अल्फा बाहर निकल गया ना बेटा, मास नंबर 4 कम हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या, और एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा, प्लस एनर्जी भी रिलीज होगी बेटा, है ना। हाँ, तो ये अल्फा डीके का इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, बच्चों वाली चीजें हैं, इसलिए ज्यादा परेशान मत होना, लिखते रहना मेरे साथ साथ, ज्यादा इंतजार भी मत करना। बेटा बीटा डीके दो तरह के होते हैं, एक होता है बीटा माइनस डीके, दूसरा होता है बीटा प्लस डीके। ठीक है,
तो हमने कहा ना न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशो जब बिगड़ता है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता रहता है। तो अगर मान लीजिए न्यूट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा है, पहले हम बीटा माइनस डीके को डिस्कस कर रहे हैं बेटा, बीटा माइनस। तो अगर न्यूट्रॉन ज्यादा है तो वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। ये इलेक्ट्रॉन ही बीटा माइनस है बेटा, अभी मैंने ई लिख दिया, आप इसे बीटा भी लिख सकते हैं। बच्चों इस प्रोसेस में एक और पार्टिकल निकलता है, इसका नाम होता है एंटी न्यूट्रिनो। अब देखो ये है ना, आपको रटने पड़ेंगे, ये मान लो, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं कर सकते कोई, ये आप मुझसे पूछ ही नहीं सकते सर एंटी न्यूट्रिनो क्यों निकलता है, ये फैक्ट बेस्ड है। तो बच्चों कभी कभी न्यूट्रॉनों की संख्या अगर ज्यादा हो जाती है नाभिक में या ज्यादा होती है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। बेटा इलेक्ट्रॉन निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का भी तो ध्यान रखना है ना। लेफ्ट हैंड साइड में कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर, तो राइट हैंड साइड में 0 चार्ज होना चाहिए। तो इसलिए एक प्रोटॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन निकलता है ताकि टोटल चार्ज 0 हो जाए। बेटा न्यूट्रिनो इज ए चार्जलेस पार्टिकल, लिख लेना ये वाली बात। एंटी न्यूट्रिनो इज ए चार्जलेस पार्टिकल एंड ई माइनस की जगह आप बीटा माइनस भी लिख सकते हैं, चलेगा। यहाँ पर बीटा माइनस लिखो या ई माइनस लिखो, एक ही बात है बेटा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना? यस सर। दूसरा है बेटा बीटा प्लस डिके। अगर मान लो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो कम है, यानी उल्टा बोलो, प्रोटॉन अगर ज्यादा है न्यूट्रॉन कम है, तो उस रेशो को मेंटेन करने के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अब बेटा लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव चार्ज है तो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होगा नहीं, इसलिए एक पॉजिट्रॉन निकलता है, ये कहलाता है पॉजिट्रॉन। और साथ में एक न्यूट्रिनो, वो एंटी न्यूट्रिनो था, ये बेटा न्यूट्रिनो है, हिंदी में भी यही बोलेंगे, है ना। तो बीटा प्लस जो है ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है ना बेटा, यानी कि इसका मास, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है लेकिन चार्ज प्लस होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन का माइनस होता है ना। तो ये लिख लेना, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो जो है, अनुपात, वो डिजायरेबल रेशो से कम है तो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है ना। n/p का जो रेशो है बेटा, वो अगर उस रेशो से कम है जो हमें चाहिए, डिजायर्ड रेशो, तो फिर क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है ताकि वो रेशो मेंटेन हो जाए। तो ये लिख लेना, बीटा प्लस एंड बीटा माइनस आर टू एंटी पार्टिकल्स। एक मिनट होल्ड करो बेटा।
हाँ बच्चा। Yes, sir. तो अरे वो चरणजीत का ही फोन था, वो क्लास में पता नहीं उसको कुछ दिक्कत आ रही है आने में, तो उसका लिंक कहाँ से तैयार होगा। 1 मिनट बच्चों, उसको लिंक तैयार कैसे होगा। लोगों चलो अपनी पढ़ाई में डिस्टरबेंस होगा, इसलिए अभी तो पढ़ाई करते हैं, जो बाहर है वो बाहर है। ठीक है बेटा। हाँ बेटा, इसके बाद अल्फा बीटा के बाद गामा डीके होता है। यूं बोलते हैं कि है ना, अल्फा और बीटा डीके के बाद न्यूक्लियस एक्साइटेड हो जाता है। कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं एटम की तरह, तो नाभिक उत्तेजित हो जाता है। और जब उत्तेजित अवस्था से वो वापस एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, तो तब है ना वो एक एमिशन करता है, फोटोन निकालता है, उसे हम गामा रेज कहते हैं। गामा पार्टिकल नहीं है बेटा, गामा एक फोटोन है, उसका रेस्ट मास 0 होता है, चार्ज भी नहीं होता। तो ये अपने आप लिख लो, मैंने जो बोला कि अल्फा और बीटा डीके के बाद न्यूक्लियस एक्साइटेड हो जाता है, और जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो एक फोटोन निकालता है, इसे हम गामा डीके कहते हैं। एटम की तरह न्यूक्लियस नाभिक के अंदर भी एनर्जी लेवल होते हैं बेटा। ठीक है, बस ये गामा डीके है। तो बच्चों ये अल्फा बीटा गामा डीके के बारे में बताया। अब हम लोग आगे चलते हैं। लिखो न्यूक्लियर फिशन, नाभिकीय विखंडन। बेटा मैं आपको पहले से ही बोल रहा हूं ना, एक बार तो आपको कहीं से है ना किताब से थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी। Yes, sir. हाँ एक बार पढ़नी पड़ेगी ना बेटा, हम लोग पूरी रामायण लिख नहीं सकते ना, यहाँ बहुत ज्यादा हो जाएगा। Yes, मैं sir. हाँ, तो एक बार पढ़ लेना, और वो जो पढ़ोगे ना वो तुम्हें अपना भी समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, फैक्ट है। दो चीजें होती है, एक तो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट तो टीचर को समझाना पड़ता है। दूसरा होता है फैक्ट बेस्ड, जैसे बायो में होता है ना, उस तरह के मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारी चीजें हैं, तो वो एक बार आप देख लेना। अब लिखो न्यूक्लियर फिशन, नाभिकीय विखंडन। बेटा इसमें क्या करते हैं, जैसे हम जानते हैं जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं ना, भारी, वो कम स्थायी होते हैं। और भारी न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस को जब ब्रेक करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होती है, वो कम स्थायी होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। और वो जब टूटकर उनमें बदलते हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होती है, तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है। इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। इसमें पता है क्या करते हैं, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम पर हम न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं, न्यूट्रॉन को बॉम्बार करते हैं, तो वो यूरेनियम जो है वो बेरियम क्रिप्टॉन वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है, और 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं और एनर्जी निकलती है। एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, जैसे ये यूरेनियम है 235, इसमें जब न्यूट्रॉन हमने बॉम्बार किया, न्यूट्रॉन की टक्कर कराई, तो ये कन्वर्ट हो गया बेरियम प्लस क्रिप्टॉन। साथ में 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं बेटा, इस रिएक्शन के हिसाब से 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं, और एक यूरेनियम की टक्कर से 200 MeV एनर्जी निकलती है। ये 200 MeV मैंने यहाँ भी काम में लिया था ना, उस क्वेश्चन में आपको याद होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर वाले क्वेश्चन में मैंने 200 MeV काम में लिया था, वही वाला है। तो बच्चों एक यूरेनियम के टूटने से 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं, और साथ में 200 MeV एनर्जी निकलती है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, हाँ और भी रिएक्शन पॉसिबल है बेटा, अपन को अभी रिएक्शंस याद नहीं करनी। इसमें जो एनर्जी निकलती है ना बेटा, उसमें से बहुत सारी जो एनर्जी है वो तो
काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। एनर्जी का मतलब बच्चों यहाँ पर है ना हीट एनर्जी ही नहीं है, हाँ ये ध्यान रखना। हम लोग जो बार बार क्यू लिखते हैं ना, ये जो एनर्जी निकलती है, ये एनर्जी निकलती क्यों है? अपन ने पहले पढ़ा था, मास डिफेक्ट की वजह से, द्रव्यमान क्षति की वजह से। वो जो द्रव्यमान है, वो जो मास है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वो एनर्जी है ना, केवल हीट एनर्जी नहीं होती। आप ये मत समझना केवल गर्मी गर्मी निकलेगी ना। मैक्सिमम एनर्जी जो होती है वो इनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे बेरियम भी तो दौड़ लगाएगा, ये भी तो दौड़ लगाएगा, न्यूट्रॉन भी तो दौड़ लगाएंगे। तो इन तीनों की काइनेटिक एनर्जी भी होती है, साथ में हीट भी होती है, ऊष्मा भी होती है। तो ये बोलते हैं लगभग 93% जो एनर्जी, कुल एनर्जी का, कुल टोटल एनर्जी का 93% तो लगभग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और बाकी का जो 7% है ना, वो ऊष्मा की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में बाहर निकलता है। समझ गए आप मैंने क्या कहा? टोटल एनर्जी का 93% लगभग काइनेटिक एनर्जी होता है, पार्टिकल्स की जो प्रोडक्ट बना उसकी काइनेटिक एनर्जी। और लगभग 7% जो होता है वो हीट में कन्वर्ट होता है, गामा रेज यानी कि फोटोन बन जाते हैं। ठीक है? Yes, sir. हाँ बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। वैसे तो है ना, आप मुझे ऐसा भी बोल सकते हो कि सर ये तो हम सब खुद पढ़ लेंगे, आप मुझसे कहानी सुन क्यों रहे हो? लेकिन तुम मुझे रोक ही नहीं रहे, तुम पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। एक है ना चेन रिएक्शन होती है बेटा। इसमें क्या होता है, जैसे यूरेनियम पर हमने न्यूट्रॉन की बौछार की तो 3 न्यूट्रॉन और निकले। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि उस पूरे सैंपल में एक ही यूरेनियम होगा। अरे कितने ही यूरेनियम के एटम होते हैं। वो 3 न्यूट्रॉन जो निकलेंगे वो 3 और यूरेनियम को तोड़ेंगे। वो 3 यूरेनियम से 9 न्यूट्रॉन फिर निकलेंगे, वो और तोड़ेंगे। इस तरह से ये चेन रिएक्शन आगे बढ़ती रहती है। एक यूरेनियम के टूटने से 3 न्यूट्रॉन निकले, उन्होंने 3 न्यूट्रॉन ने 3 यूरेनियम और तोड़े तो 9 न्यूट्रॉन निकले। इस तरह से ये चेन रिएक्शन होती है। अब 2 तरह की चेन रिएक्शन होती है, आपने सुना ही होगा। एक बार तुम लोग बोलो यार, कुछ बहुत देर से चुप हो। कौन कौन सी चेन रिएक्शन 2 तरह की होती हैं? कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। तो आ गया क्लास में? जी सही सर। क्या प्रॉब्लम आई थी? वो स्टार्ट नहीं हो रहा था, हो गया। ना, तकनीकी खराबी है, हो जाता है। अब मैं क्या, चलती क्लास में मुझे बहुत कुछ करना पड़ता, डिस्टरबेंस हो जाता। मैंने ऐप खोलकर देखा, उसमें दिखा रहा था क्लास, मैंने कहा आ जाएगा वो। तो 2 तरह की चेन रिएक्शन होती है बेटा। एक होती है कंट्रोल चेन रिएक्शन और दूसरी होती है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इसमें जो कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है ना बेटा, वो न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आती है ना। न्यूक्लियर रिएक्टर हिंदी में क्या बोलेंगे? नाभिकीय भट्टी। ये पावर, न्यूक्लियर पावर स्टेशन होते हैं ना बेटा, आपने नाम सुना होगा। इंडिया में बहुत जगह, हमारे कोटा के बिल्कुल पास रावत भाटा में भी है। सुना है नाम, नहीं सुना? Yes, sir. सुने हैं। हाँ, तो रावत भाटा में है ना न्यूक्लियर रिएक्टर। तो बेटा कंट्रोल चेन रिएक्शन में क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन और निकलते हैं ना, एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन बनते हैं एक विखंडन से, तो बाकी न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि रिएक्शन अनकंट्रोल्ड ना हो। और इसे हम न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर की सारी कार्यविधि आप अपने आप किताब से पढ़ोगे, ना तो मैं लिखा रहा हूँ ना ही मैं पढ़ा रहा हूँ। पूरी कहानी है उसमें। क्या क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूल होता है, मॉडरेटर होता है, कंट्रोल रोड होती है, कूलेंट होता है। तो बेटा ये देख लेना। मॉडरेटर क्या, अच्छा मैं तुमसे ही पूछता हूँ, जरूर पढ़ा होगा साहब, 12वीं पास करके आए हो नालायक, फिर भी मेरी हेल्प नहीं करते। मॉडरेटर क्या होता है? न्यूट्रॉन के एनर्जी को बैलेंस। ये तो मनीष की आवाज लग रही। तू हाथ ऊपर करके क्यों खड़ा है भाई? हाथ नीचे कर ले, थक जाएगा तेरा हाथ। सर चैट बॉक्स में कुछ लिख। मतलब मैं तेरा हाथ नीचे कर देता हूँ, ठीक है? ये सर तनु ने कर लिया। नेटवर्क इशू है। चैट बॉक्स देख लीजिए। सर अच्छा। क्वेश्चन पूछ रहा है वो। चैट बॉक्स देखूं? अच्छा तूने बहुत कुछ लिखा। अच्छा सर, इनके साथ एनर्जी रिलीज नहीं होती। अब पता नहीं तूने कब पूछा होगा, मुझे भी नहीं पता। गामा डिके में एक्सरे ही क्यों एमिट होते हैं? अरे एक्सरे नहीं है नाले, गामा रे। गामा एक्सरे नहीं होते ये। गामा रे है, एक्सरे नहीं है।
मतलब गामा का मतलब फोटोन है बेटा, गामा का मतलब फोटोन है, पार्टिकल नहीं है। जैसे अल्फा और बीटा तो पार्टिकल होते हैं, उनमें मास होता है, लेकिन गामा मासलेस है, वो फोटोन है, वो सिर्फ एनर्जी है, उनको एक्सरे मत बोल। और तीसरा क्वेश्चन क्या था सर, फोटोन से न्यूट्रॉन कैसे कन्वर्ट होगा, मास तो न्यूट्रॉन का ज्यादा है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन कैसे कन्वर्ट होगा, मास तो बेटा उसमें है ना, ओवरऑल रिएक्शंस में आपस में एनर्जी मास कन्वर्जन चलता रहता होगा। ये तो मुझे भी नहीं पता, अगर तुम्हें पता हो तो तुम भी मेरी हेल्प कर दो, लेकिन मैंने कहा ना यहाँ पर तुम ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो हाँ ये बात तुम्हारी तो सही है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन कन्वर्ट कैसे होगा, क्योंकि मास तो न्यूट्रॉन का ज्यादा है और ऊपर से बीटा और बीटा प्लस और निकल रहा है। लेकिन बेटा आपस में कन्वर्जेंस ये चलते रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक अकेला पार्टिकल कन्वर्ट नहीं हो रहा, बहुत सारे पार्टिकल मिलकर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उन सब का नेट रिजल्ट होता है ये, है ना। वैसे तेरे को और कुछ पता है कि इसके अलावा? तेरा माइक खराब है लगता है ना, यस बोल नहीं पाता। हाँ आगे बढ़े तो बेटा कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड की बात कर रहे थे, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल्ड होती है, मॉडरेटर होता है जो फास्ट जो न्यूट्रॉन होता है ना उनको स्लो डाउन कर देता है, स्पीड वगैरह कम कर देता है। हाँ मॉडरेटर जो होता है वो एब्जॉर्बर नहीं होता, कंट्रोल रोड होती है, बोरोन और कैडमियम की रोड होती है। मैं भी देखकर बोल रहा हूँ, मुझे ये सब रटा हुआ नहीं है, मुझे कभी जरूरत भी नहीं पड़ी रटने की, और मैंने इतने सालों में ये देखा है कि ऐसे कोई क्वेश्चन आते भी नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ना आपका जरूरी है। और बेटा अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कौन सी होती है, एटम बम वगैरह जो होते हैं, उनमें क्या होता है कि कुछ भी कंट्रोल नहीं होता, बस रिएक्शन फटाफट बहुत तेजी से होती है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये सब बिल्कुल भी अब यहाँ पर लिखवाने का मूड नहीं है। न्यूक्लियर फिशन के बाद बेटा फ्यूजन होता है, फ्यूजन में आप जानते हैं जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो मिलकर हैवी पार्टिकल्स बना लेते हैं। लाइटर का मतलब है ना उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम होती है, और वो जब ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है तो एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियर फिशन जो है वो एक नेचुरल मतलब इतना इजी प्रोसेस नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर वगैरह चाहिए जो सन पर ही अवेलेबल है, इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है, फिशन नहीं फ्यूजन जो होता है, संलयन वो कहते हैं, वो मतलब कहते नहीं, वो सूर्य पर ही हो रहा है। सूर्य पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन वो जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रही है और बहुत सारी एनर्जी निकल रही है, इसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए बेटा। तो बस ये सब है, एक बार आपको थ्योरी इसमें पढ़नी पड़ेगी। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ये सब बहुत ज्यादा चाहिए। भाई लोगों जवाब दो, हाँ ना। यस सर। यस सर। हाँ मैं लिखाने बैठूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब अपन ऐसा करते हैं, सेमीकंडक्टर शुरू करते हैं। एक्सरे बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए एक्सरे मैं फिलहाल स्थगित कर रहा हूँ। एक्सरे मैंने नहीं पढ़ाया, मैं आपको बता दूं, एक्सरे हमारे सिलेबस में नीट में नहीं है, बिल्कुल भी क्वेश्चन भी नहीं आते, तो फिलहाल इसलिए मैंने एक्सरे स्थगित कर दिया। एक्सरे जो होता है ना वो बिल्कुल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसका उल्टा होता है, रिवर्स। जैसे है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो क्या होते हैं, फोटोन मेटल सरफेस पर आकर जब गिरते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और एक्सरे में उल्टा होता है। एक्सरे में क्या होता है, जब हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पर आकर टकराते हैं तो वहां से फोटोन बाहर निकलते हैं। वो फोटोन की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वेवलेंथ बहुत कम होती है, उन हम फोटोन को हम एक्सरे बोलते हैं बेटा। तो ये पूरा चैप्टर अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए फिलहाल हम इसे डिस्कस भी नहीं करेंगे, समय खराब होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक कह लो, नेक्स्ट चैप्टर
कह लो, वो है सेमीकंडक्टर्स। तो बच्चों इसमें लेते हैं सेमीकंडक्टर्स। हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स एक तरह से वो ब्रांच होती है। एक तो है ना, अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम करंट को डिस्कस करते हैं। वो करंट जो है ना, वो बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। बैटरी से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कंडक्टर डिवाइस जो होता है ना, कंडक्टर यानी कि कोई प्रतिरोध तार जो होता है, वो करंट को कंट्रोल नहीं कर सकता ज्यादा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वो ब्रांच होती है फिजिक्स की जहां पर हम करंट को बहुत अच्छे से डिवाइस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी फिजिक्स की वो ब्रांच है जहां पर हम करंट को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक्स। बच्चों, कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी के आधार पर, बेसिस पर तीन तरह के जो होते हैं वो पदार्थ होते हैं, तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं। एक होता है कंडक्टर, है ना। कंडक्टर वो होते हैं जो करंट का अच्छे से फ्लो करते हैं। इनका कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है और रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है। इनमें मेटल आते हैं, अक्सर इनमें क्या आते हैं, मेटल। तो इनकी जो बेटा कंडक्टिविटी होती है ना, वो 10 की घात 12, 10⁻², से लेकर 10⁻8। कंडक्टिविटी की यूनिट याद करना क्या होती है, 1/ρ होता है बेटा, 1/ρ। और इनका जो रो होता है वो 10⁻⁻² से 10⁻⁻8 होता है। रेसिस्टिविटी की यूनिट बताओ क्या होती है? ओम मीटर। और ओम कंडक्टिविटी मीटर। की? हाँ करेक्ट। तो पर ओम वो नीचे बन गई, पर ओम पर मीटर। पर ओम पर मीटर। पर ओम को साइमन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? साइमन। हाँ। तो कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं और इनके करंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये वही कंडक्टर है जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था। दूसरा होता है बेटा इंसुलेटर्स। कुचालक। इंसुलेटर जो होते हैं बेटा, इनकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। कंडक्टिविटी का ऑर्डर जो होता है वो 10⁻⁻11 से लेकर -19 तक होता है, साइमन पर मीटर। रेसिस्टिविटी उल्टा कर दो, रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, ओम इंटू मीटर। आगे जाकर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत ज्यादा गैप होता है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। इंसुलेटर्स यानी कि कुचालक। तीसरे तरह के मटेरियल होते हैं, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं बेटा। ये होते हैं सेमीकंडक्टर्स। मेनली हम इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं, सेमी कंडक्टर्स। हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। तो बेटा इनकी जो रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी होती है वो इन दोनों के बीच में होती है, लगभग 10⁻+5 से 10⁻⁻6 साइमन पर मीटर। यानी कि रेसिस्टिविटी का ऑर्डर 10⁻⁻5 से 10⁻+6 तक होता है। और बच्चों खास बात सेमीकंडक्टर्स की ये होती है, इनमें हम जो फ्लो ऑफ करंट होता है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हम जो फ्लो ऑफ करंट होता है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं। आगे जाकर हम डिवाइसेस पढ़ेंगे, उन सब में हम ये देखेंगे।
अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि एनर्जी बैंड क्या होते हैं। है ना, एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। बच्चों क्या ये चीज आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो क्या? कहीं पर केमिस्ट्री में कहीं पर पढ़ते हो क्या, सॉलिड वगैरह में? Yes, sir. तो बेटा थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाए ना, आप भी थोड़ा बोलोगे। मैं बोर सा महसूस कर रहा हूँ लगा। एक तो थ्योरी वाला चैप्टर, अभी कोई कॉन्सेप्ट होता और न्यूमेरिकल वाला चैप्टर होता ना तो मजा आता। तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा इंटरेक्टिव रहो ना यार, बोलो ना। चलो बताओ एनर्जी बैंड क्या होते हैं, बताओ। सर ठोस में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का परास एनर्जी बैंड का। हाँ, एक सिंगल एटम जो होता है ना बेटा, अगर एक सिंगल एटम होता तो उसमें एनर्जी लेवल होते हैं जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले एटम में डिस्कस किया था ना, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। ये सिंगल आइटम के एनर्जी लेवल्स होते हैं। परंतु बेटा सिंगल एटम थोड़ी ना होगा ना, मेटल में तो बहुत सारे एटम होंगे जो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे। तो इंटरेक्शन करने के बाद वो एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो एनर्जी बैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बेसिकली एनर्जी बैंड जो होता है, ऊर्जा बैंड, वो एक रेंज होता है एनर्जी का। सुना आपने? एनर्जी बैंड जो होते हैं वो एक रेंज होता है एनर्जी लेवल का। एक मिनिमम एनर्जी लेवल से मैक्सिमम एनर्जी लेवल होता है, वो एनर्जी बैंड बन जाते हैं। फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, इस तरह से। और सबसे आउटर बैंड जो होता है वो वैलेंस बैंड होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंस बैंड में, वो वहां पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बंधे हुए होते हैं। और बच्चों वैलेंस बैंड के ऊपर एक और बैंड होता है जिसका नाम होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड के ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप होता है, जो बेटा मेटल्स में तो जीरो होता है। मतलब मेटल में तो क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप होते हैं, लेकिन इंसुलेटर में ये एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है। और बेटा है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी नहीं ले पाता कि वो एनर्जी गैप को क्रॉस करके और कंडक्शन बैंड में चला जाए। इसलिए जो इंसुलेटर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें ना, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर्स जो है बेटा, इनमें ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, अब आपको ये लग रहा होगा सर है ना बोले जा रहे हैं, लिखा नहीं रहे, डायग्राम नहीं बना रहे। मैं अभी एक डायग्राम बनाऊंगा ना तो मुझे 5 मिनट लग जाएंगे बच्चा। इसका और क्या तरीका है? एक तरीका ये है कि आपको पहले नोट्स दिखा दिए जाएं, उनमें दिखाकर फिर मुझे स्क्रीन शेयरिंग में वो पीडीएफ खोल कर रखना पड़ेगा। वो आज तो तैयार नहीं किया मैंने, लेकिन अभी दिमाग में आया तो आपको वो डायग्राम दिखा दिखा कर एक्सप्लेन करूंगा ना तो सही रहेगा। हालांकि उसमें भी बीच में थ्योरी लिखी मिलेगी, आप उसमें भी फंसोगे। ये है, चलो सुनो अभी। तो बेटा सेमीकंडक्टर में ये जो एनर्जी, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप होता है ना बेटा, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो है ना थर्मल एनर्जी की वजह से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं। बच्चों ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनके लिए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टेंस जो होता है ना, आपको याद है अपन ने वहां पर डिस्कस किया था, R बराबर R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ मेटल के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने का मतलब है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा और कंडक्टिविटी कम होगी। रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी कम होगी। ये मेटल के लिए होता है, यानी कि कंडक्टर्स के लिए। लेकिन सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है। सेमीकंडक्टर में आप है ना थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वैलेंस बैंड के कुछ और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे और वो कंडक्टिविटी को बढ़ा देंगे। तो सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा नेगेटिव होता है। अल्फा नेगेटिव होने का मतलब है
कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी रेसिस्टिविटी कम होगी और कंडक्टिविटी बढ़ेगी। और उसका रीजन मैंने बताया कि है ना, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। और बेटा मेटल में ये इसलिए नेगेटिव, मेटल में इसलिए उल्टा होता है क्योंकि मेटल में तो सारे इलेक्ट्रॉन मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पहले से ही कंडक्शन बैंड में रहते हैं, तो वहां पर तो वो पहले ही थे, बल्कि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसकी वजह से टक्कर बढ़ गई उनके बीच में, और टक्कर बढ़ने से रेसिस्टिविटी बढ़ गई और कंडक्टिविटी कम हो जाती है। तो बच्चों ये एनर्जी बैंड थ्योरी समझ में आई क्या? आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं एक तरह से रिवीजन टाइप करा रहा हूँ, ये मान लो बस आपको। यस सर। और डायग्राम sir. बनाओ, डायग्राम बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा बेटा, वो बीच बीच में ऐसे बॉक्स से बॉक्स बनाने पड़ते हैं, और सुनने में भी और डायग्राम बनाने में फर्क नहीं है, दिमाग में आप पिक्चर बना सकते हो। यस सर। बच्चों सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है, जैसे मैंने अभी बताया, इनका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टेंस जो होता है अल्फा, वो नेगेटिव होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस कम होता है, कंडक्टेंस बढ़ता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है ना। दूसरा, इसमें स्मॉल इंप्योरिटी बढ़ाने से भी कंडक्टिविटी बढ़ती है। अभी हम आगे जाकर पढ़ेंगे, दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक, है ना, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, मुझे बिल्कुल नहीं आता। बताओ ना। निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। पहला वाला क्या बोला था? निज? निज सर। ये समझ में नहीं आ रहा। निज अर्धचालक। निज अच्छा। बोल रहा है सर, स्वयं का, जिसको हिंदी में बोल। अच्छा, हाँ मुझे इसका हिंदी नहीं आता सच्ची में। आंतरिक भी बोल सकते हैं क्या सर उसको? हाँ आंतरिक भी बोल सकते हैं क्या? हाँ आंतरिक बोल सकते हैं। वैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा ना तो बच्चे समझ जाएंगे बेटा, हिंदी में थोड़ी ना लिखना, लिखना नहीं है, समझना है अपन को, क्वेश्चन पढ़ने से भी समझना है, लिखना कहीं नहीं है। तो बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब प्योर, और एक्सट्रिंसिक का मतलब उनमें कोई अशुद्धि मिली है, इम्प्योर। अभी आते हैं थोड़ी देर में। तो इसमें अशुद्धियां मिलाने से क्या होता है, थोड़ी इंप्योरिटी मिलाने से कंडक्टिविटी और बढ़ जाती है। इनका एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है बेटा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसे फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। अब देखो यहाँ भी हिंदी की प्रॉब्लम है, फॉरबिडन को क्या बोलते हैं? फॉरबिडन को क्या बोलते हैं बेटा? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। अभी हिंदी के चक्कर में मत पड़ो, रहने दो। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात, सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर जो होते हैं, यानी कि आवेश वाहक, वो केवल इलेक्ट्रॉन नहीं होते बल्कि इलेक्ट्रॉन के साथ होल होते हैं। अभी मैं आपको होल वाली थ्योरी अभी बताऊंगा। तो यहाँ पर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन के साथ होल भी होते हैं, ठीक है ना। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। इनमें जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होगी बेटा? 4 + 4। 4 होगी ना। यस सर। तो इसमें क्या होता है, एक सिलिकॉन अपने आजू बाजू 4 एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर रखता है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है ना वैलेंस बैंड में होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एनर्जी पाकर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, है ना, तो वो कंडक्टिविटी कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन है ना एक बॉन्ड ब्रेक करता है तो बेटा उसकी जगह एक होल बन जाता है। मेरा ऐसा डायग्राम होता है, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसे एक सिलिकॉन है, 4 ऐसे दूसरे सिलिकॉन है, यहाँ पर इसने बॉन्ड बना रखे हैं दोनों एक एक एटम से। तो यस सर। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा ना तो यहाँ पर एक होल बन जाएगा। अब देखो मुझे होल बनाने में भी दिक्कत होगी। तो यहाँ पर एक होल बन जाएगा, और है ना हम लोग ये मानते हैं होल जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। वैसे होता नहीं है, चार्ज नहीं होता,
लेकिन डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम है ना पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी को एक तरह से धनावेश बोल देते हैं। तो इफेक्टिव चार्ज होल का जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और होल का जो इफेक्टिव मास होता है वो भी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। क्यों होता है मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है क्या किसी को? होल का इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा क्यों मानते हैं? क्योंकि वेलोसिटी कम होती है इसकी। वेलोसिटी कम होती है, तो एक तरह से ये वाले इनर्शिया ज्यादा है, इसलिए वो चल नहीं पा रहा है। बच्चों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, हम लोग एक है ना इम्प्योरिटी मिला देते हैं, जैसे ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट जो होते हैं, त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी, हिंदी में यही बोलेंगे शायद, मुझे लग रहा है। हाँ सर वही बोलते हैं। Yes, sir, वही बोल- हाँ, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपने है ना कोई ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिला दी। ट्राईवैलेंट का कोई एग्जांपल दो। एल्यूमिनियम, बोरान। बोरोन, एल्यूमिनियम। हाँ, गैल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम, एल्यूमिनियम, है ना ये सब। हाँ, तो अगर आप ट्राईवैलेंट मिला दोगे ना तो क्या होगा, ट्राईवैलेंट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सिलिकॉन से, जैसे सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। यस सर, एक बच जाएगा और पॉज हो गए क्या? पता नहीं। आवाज आ रही है बच्चा मेरी? यस सर। यस सर। हाँ, हो सकता है बीच में नहीं आई हो, तो दोबारा बोल देता हूँ। जैसे ट्राईवैलेंट जो होते हैं ना बेटा, जैसे ट्राईवैलेंट में आप ये ले लो, एल्युमिनियम ले लो, तो एल्युमिनियम का एक एटम बीच में है और बाकी चारों तरफ सिलिकॉन है, क्योंकि सिलिकॉन का अमाउंट ज्यादा है ना, एल्युमिनियम का अमाउंट तो बहुत कम होगा। एल्युमिनियम इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी बीच में आएगा और चारों तरफ सिलिकॉन आएंगे। तो एल्युमिनियम का जैसे एक एटम है, वो चारों तरफ सिलिकॉन से घिरा हुआ है मान लो। तो एल्युमिनियम में तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो 3 तो ये 3 से बॉन्ड बना लेंगे और एक जगह खाली रह जाएगी, तो वहां पर एक तरह से ये मान लो होल बन गया एक तरह से। तो यहाँ पर है ना नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। बच्चों एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन ने तो यहाँ पर बॉन्ड बना लिए, ये बन गए, लेकिन एक जो है ना वो खाली जगह रह गई, बॉन्ड नहीं बना पाया, तो यहाँ पर एक होल रह गया, इसलिए इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और उल्टा ले लो, अगर ये पेंटावैलेंट होता तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बीच में, जैसे हम आर्सेनिक ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, तो मैं इसी डायग्राम को काम चला लेता हूँ। बीच में एल्युमिनियम की जगह मान लो आर्सेनिक ले लिया, तो आर्सेनिक लेने से आर्सेनिक में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बन गया, बच गया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ होल से ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ बेटा, अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक में ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाएं, ट्राईवैलेंट एल्युमिनियम टाइप, तो 3 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम के तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेते हैं, चौथा बॉन्ड खाली रह जाता है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। और अगर हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी में रहें तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बना लेंगे, 5वां इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होंगे, तो इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर हम बोलेंगे। हेलो। हेलो सर। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, ऐसे जवाब दिया करो वरना मुझे लगता है नेटवर्क चला गया। हम लोग तो भी यही बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल से ज्यादा होते हैं, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं, बस ये मेन बात है।
और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है, प्योर सेमीकंडक्टर, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल बराबर होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो बच्चों जो करंट का फ्लो होता है वो मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होता है। और पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं, इसलिए करंट का जो मेन फ्लो होता है वो होल्स की वजह से होता है। मेजोरिटी होल्स की होती है, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन की होती है। ये है। अब यहाँ पर लिखो, आज भैया नोट्स की उम्मीद मत करना, नोट्स नहीं बन सकते यहाँ पर, बस एक फास्ट रिवीजन टाइप है। मास एक्शन लॉ बताओ क्या होता है? पढ़ा हो तो होगा थोड़ा बहुत। नहीं आता बच्चों? इसमें क्या होता है, ये जो सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन और होल बनने और बिगड़ने का दोनों का प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। थर्मल एनर्जी की वजह से एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया तो वहां होल बन गया, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन वापस होल से रिकम्बाइंड हो जाते हैं और वापस से वो होल को भर देते हैं। ये रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस कहलाता है। तो फॉर्मेशन एंड रिकॉम्बिनेशन हमेशा चलता रहता है, और इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ जनरेशन मतलब फॉर्मेशन और रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है? यस सर। यस सर। तो बेटा रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। लिख लो इतना सा, ये चूंकि थोड़ा सा लिखने वाली चीज है, लिख लो इसे। लिखो, क्या लिखोगे? रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? रिकॉम्बिनेशन को वापस बनने को क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेशन को हिंदी में वैसे तो समझ में आ रहा था, इंग्लिश लिख लो। सर रेट ऑफ, पुनर्विभाजन कहते हैं क्या? पुनर्संयोजन। हाँ बना लो यार आप। मैं तो रिकॉम्बिनेशन समझ में आ ही रहा है मुझे, तो मैं क्यों हिंदी के चक्कर में पड़ूं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन ई आएगा, एन आई नहीं आएगा, इनटू नंबर ऑफ होल्स। ठीक है? और कांस्टेंट आर आता है। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं बेटा? ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, आज तो हिंदी वाले इंग्लिश ही लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। बच्चों अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो उसके लिए रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो होगा वो R इंटू एन स्क्वायर होगा। अब Ni और NH दोनों बराबर होते हैं ना, तो अपन इसको Ni लिख देते हैं। यहाँ Ni क्या है बेटा? इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल बराबर होते हैं, उसको Ni लिख दिया। ठीक है? तो इंट्रिंसिक में रेट जो होता है वो R इंटू Ni स्क्वायर होगा। यहाँ पर Ni स्क्वायर जो है बेटा, मेरे पेन और काम नहीं कर रहा आज, कभी कभी बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर Ni स्क्वायर, एक मिनट बेटा, ये मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ है। Ni स्क्वायर जो होता है बेटा, Ne और NH का प्रोडक्ट होता है। ये थोड़ा सा पेन गड़बड़ कर रहा है, पर मैं बोल रहा हूँ उससे सुन लो। Ni स्क्वायर Ne और NH का प्रोडक्ट है, इसी को मास एक्शन लॉ कहते हैं बेटा।
इसी को हम मास एक्शन लॉ कहते हैं। बेटा ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक बार ऊपर वाले जो चीजें पढ़ाई उन पर अपन एक बार देख लेते हैं कुछ कुछ। एक क्वेश्चन लिखो, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, उसका जो बैंड गैप है, एनर्जी बैंड गैप, वो सोडियम लाइट की फोटोन की एनर्जी के बराबर है। क्वेश्चन में उसने बोला है सोडियम लाइट जो है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 5900 एंगस्ट्रॉम है मान लो, और वो कह रहा है कि सेमीकंडक्टर, मतलब आपको क्वेश्चन देखकर लगेगा इतना इजी है, हम पढ़ ही क्यों रहे, तो बिना पढ़े भी कर सकते हैं। और यही बात मैं बच्चों को कई बार समझाता हूँ। हम लोग हमेशा डरते हैं कि यार ये चैप्टर रह गया, वो चैप्टर रह गया, पर एक्चुअल में वो इतने बेसिक चीजें होती हैं कि वो बिना वो पढ़े भी आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक सेमीकंडक्टर है, उसका बैंड गैप जो है वो सोडियम लाइट की जो वेवलेंथ है, वो फोटोन की एनर्जी है, उसके बराबर है। तो पता है क्या पूछा है कि हमें एक होल इलेक्ट्रॉन होल पेयर को बनाने में कितनी एनर्जी चाहिए। अब हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो तभी बनेगा ना जब एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और वो एनर्जी खुद ने इसने कहा है फोटोन की एनर्जी के बराबर है। तो hc/लैम्ब्डा की वैल्यू निकाल दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा है। टू 2.1। हाँ करेक्ट, 2.1 इज करेक्ट। तो 12400 डिवाइडेड बाय 5900 क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि है ना एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उसमें बैंड गैप है 57 MeV, स्मॉल MeV है, मेगा नहीं है, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बैंड गैप कितना है 57 MeV, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए होल। अधिकतम तरंग दैर्घ्य कितनी चाहिए ताकि होल क्रिएट हो जाए। बताओ। सर एक बार और बोलिए तो क्वेश्चन। दोबारा सुन लो, एक सेमीकंडक्टर है, उसमें एनर्जी गैप 57 MeV है, MeV मेगा नहीं है, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमें लैम्ब्डा मैक्सिमम कितना चाहिए ताकि होल क्रिएट हो जाए। लैम्ब्डा मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट से भी तो हम होल क्रिएट कर सकते हैं ना बेटा, एनर्जी। तो लैम्ब्डा निकालना है इस बार। बेटा चैट बॉक्स अभी ओपन नहीं किया, इसलिए अगर कुछ लिख रहे हो तो मुझे बता भी देना। हाँ तुम लिखते तो रहते हो यार, पर ये हमेशा ओपन नहीं रहता। सिंगल डिवाइस से पढ़ा रहा हूँ, 2 डिवाइस यूज नहीं किया आज मैंने,
लैपटॉप नहीं खोला, तो जवाब तो तुम दे रहे हो यार, वेरी गुड। आकाश, हाँ सही है आकाश तुम्हारा आंसर, मुझे भी कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। सही है, देख लिया मैंने। चरणजीत, गरिमा, 217100 यही आएगा। प्रांजल, तनु। तो बच्चों ये देखो ना, इन क्वेश्चंस में कुछ है ही नहीं। अब तुम्हें लैम्बडा निकालना था, SC/E ले लो, ये E दे रखा है एनर्जी अपन को, तो लैम्बडा मैक्सिमम आएगा HC/E, तो 12,400 है और नीचे 57 है, मिली को हटा दो बस, खत्म बात। तो 124/57 इंटू 10⁵, तो ये 2.17 इंटू 10⁵ एंगस्ट्रॉम, लगभग इतना आएगा, 21700 या 1000 के आसपास आएगा, 21700 लगभग इतना आएगा। बाकी थोड़ा एक्यूरेट देख लेंगे। आज तो पेन भी काम नहीं कर रहा, बहुत दिक्कत कर रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको। बच्चों एंगस्ट्रॉम में ही आता है, इसको मीटर में मत लिख देना डायरेक्ट। हाँ, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा ढंग से सुनना पड़ेगा, इसमें लैंग्वेज ज्यादा है। ये कह रहा है सिलिकॉन है, इसमें इंडियम मिला दिया है ना, इंडियम। वो कह रहा है हर 5 इंटू 10⁷ सिलिकॉन एटम में, मैंने कहा ना ढंग से सुनना पड़ेगा, हर 5 इंटू 10⁷ सिलिकॉन एटम में एक इंडियम एटम मिलाया है। बेटा इम्प्योरिटी बहुत कम होती है, बहुत कम। तो 5 इंटू 10⁷ सिलिकॉन एटम में एक इंडियम एटम मिलाया है, आप ये मान लो। और दूसरी तरफ ये कह रहा है सिलिकॉन में जो डेंसिटी है एटम्स की वो है 5 इंटू 10⁻28। अब आपको मैं ये दिखाऊंगा, जैसे ये क्वेश्चन में दे रहा हूं ना, इस क्वेश्चन के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं चाहिए, जो हमें पहले से आता है ना उसी से ये क्वेश्चन हो जाएगा, बस लैंग्वेज ढंग से सुन लेना। बेटा सिलिकॉन में 1 मीटर क्यूब में इतने एटम है सिलिकॉन के, सुना आपने? ये एटम डेंसिटी कहलाती है, नंबर डेंसिटी, एटम डेंसिटी। सिलिकॉन के 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम आयतन में इतने एटम है, और सिलिकॉन के इतने एटम में एक इंडियम का एटम हमने मिलाया। तो बेटा हम जानते हैं एक इंडियम के एटम मिलाने से एक होल बनेगा, तो आपको होल डेंसिटी बतानी है एक तरह से पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ होल्स निकालना है पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है। ये मान लो इस चैप्टर का कुछ भी नहीं है खास, इस चैप्टर की इतनी सी नॉलेज अपन को चाहिए, एक इंडियम के एटम से एक होल क्रिएट होगा, बस अपन इतना जानते हैं। बाकी यूनिट एंड डायमेंशन से करो ये क्वेश्चन। और चलो मैं खोल लेता हूँ साक्षी 10⁻15 कैसे लिखा है? सही है बेटा, आंसर सही है, सेंटीमीटर क्यूब का ध्यान रखा है, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, सबका सही है। तो जिन बच्चों ने नहीं किया उनके लिए एक बार बता दूं बेटा, एक तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में पहले ही कन्वर्ट कर लो ताकि लफड़ा खत्म हो जाए।
तो नंबर ऑफ एटम पर मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो नीचे और ऊपर 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दो आप। तो 5 इंटू 10 टू द पावर 28 एटम्स पर मीटर क्यूब बन जाएगा। 5 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। बेटा नीचे सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2 का होल क्यूब -6 ऊपर आकर +6 बन जाएगा और फिर 28 आ जाएगा। अब हम जानते हैं हर 5 इंटू 10 टू द पावर 7 सिलिकॉन में से एक इंडियम एटम आया और एक इंडियम एटम एक होल देगा। तो अगर 5 इंटू 10 टू द पावर 7 सिलिकॉन एक होल देते हैं तो इतने सिलिकॉन कितने होल देंगे? तो बेटा नंबर ऑफ होल्स पर सेंटीमीटर क्यूब अगर हमें निकालना है तो 5 इंटू 10 टू द पावर 22 को डिवाइड कर देंगे 5 इंटू 10 टू द पावर 7 से, तो 10 टू द पावर 15 होल्स पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आंसर। आपने भी ऐसे ही किया होगा, ये मैं उम्मीद Yes. करता हूँ। बस अब एक बात बताओ मेरा बच्चा, इस चैप्टर का कौन सा बड़ा फार्मूला मैंने यूज किया? ऐसे ही बस यूनिट्स को चेंज कर करके क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इसलिए डरा मत करो, चीज को फेस किया करो। ये मत देखा करो सर इस चैप्टर में इतनी थ्योरी है वो है, कुछ नहीं है, बच्चों वाली चीजें खुद पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करो। अब देखो जब क्वेश्चन की बारी आती है ना तो मुझ में थोड़ी एनर्जी आ जाती है। थ्योरी 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 पढ़ाते हुए बहुत बोर होता हूँ। बेटा प्योर सिलिकॉन में 300 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन जो है वो लिख रहा हूं। सिलिकॉन में 300 केल्विन पर नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन है, बेटा एक कंसंट्रेशन है, नंबर नहीं है, इसलिए नंबर मत लिखना, मैंने इक्वल लगा दिया। 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16, ठीक है, पर मीटर क्यूब। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल पर मीटर क्यूब है ये, यानी कि 1 मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन और इतने ही होल हैं। अब वो कह रहा है अगर हम इसमें इंडियम मिला दें, डोपिंग कहलाता है बेटा, इम्प्योरिटी को मिलाना डोपिंग कहलाता है। हाँ, अगर हम इंडियम को डोप कर दें तो इंडियम को डोप करने से नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो बन जाएंगे 4.5। इंडियम को डोप करने के बाद नंबर ऑफ होल की जो कंसंट्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 4.5 इंटू 10 टू द पावर 22 पर मीटर क्यूब। मैं फिर बोल रहा हूं, इंडियम को डोप करने के बाद होल की कंसंट्रेशन इतनी हो गई, तो बताओ इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन अब कितनी होगी? अब बताओ, ये कितना इजी क्वेश्चन है ना, तुमको भी पता है क्या करना है। मास एक्शन लॉ लगा दो अभी अभी जो बताया। चरणजीत का है 5 इंटू 10 टू द पावर 9, आकाश का भी सेम है।
भाव्या का सेम, तनु का सेम, रागिनी का भी सेम। बच्चों अपन जानते हैं ni² बराबर ne इंटू nh होता है, तो बस उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ne बराबर ni² अपॉन nh, बस हो गया क्वेश्चन। तो ये आएगा ni² अपॉन nh। बेटा ni जो था वो ne और nh दोनों को इक्वल है ना, उसको ni बोलते हैं हम। ये इसका स्क्वायर करो और nh 4.5 इंटू 10⁻22 से डिवाइड करो। 2.25 इंटू 10⁻32, 4.5 इंटू 10⁻22, ये 2 से कट गया। 1/2 यानी कि 0.5 इंटू 10⁻10 और 5 इंटू 10⁻9 पर मीटर क्यूब। बच्चों के सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करवा लेता तो ध्यान रखना 5 इंटू 10⁻3 आएगा पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर वो पूछ लेता सेंटीमीटर क्यूब में तो कन्वर्ट करने का ध्यान रखना, वरना वे जल्दी जल्दी में हम गलती कर जाएंगे। बच्चों मैं 2 मिनट आपसे फिर एक बार बात करूंगा। अब हमें है ना आगे पीएन जंक्शन डायोड पर चलना है। तो पहले मुझे ये बताओ कि यार ईमानदारी से बताना है ना, झूठ मत बोलना कि ठीक है या नहीं है, अपन को थ्योरी ज्यादा चाहिए, लिखाना है वो है, या फिर मैं है ना इसी तरह से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करा दूं और काम चल जाए। मतलब थोड़ी बहुत थ्योरी तो एक्सप्लेन कर ही दूंगा। आज वाला तो है ना, मैं तुमसे ईमानदारी से बोलूं, मैं खुद बोर हुआ हूँ। क्या एनर्जी गैप वगैरह, ये बेटा केमिस्ट्री है, हम फिजिक्स वालों को नहीं आती समझ में, पढ़ाया नहीं जाता समझ में, तो क्या पढ़ाया नहीं जाता, बोर लगता है, भयंकर बोर लगता है। तो आज मैं खुद थोड़ा बोर हुआ हूँ तो आप लोग तो शायद हो ही होंगे, लेकिन फिर भी ईमानदारी से बता दो कि कितने बोर हुए। बहुत ज्यादा नहीं, अच्छा, तो ये ज्यादा नहीं हुए। लास्ट में जो क्वेश्चन किए इस तरह से पढ़ ले बेटा, अगर आप कहो तो थोड़ा सा टाइम जल्दी खत्म हो जाएगा। Yes, थ्योरी आप पढ़ sir. लेना। यस सर, क्वेश्चंस करेंगे सर, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो मैं तुम्हें बहुत करा दूंगा और अच्छे अच्छे करा दूंगा, जो तुमने सोचे भी नहीं होंगे। लेकिन बस ये बीच बीच में थ्योरी होता है ना, वो तुम एक बार पढ़कर आ जाना थोड़ा बहुत। जैसे जंक्शन डायोड मैं बता दूंगा। जंक्शन डायोड में डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट की थ्योरी है, रिवर्स बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग, ये समझने की चीज है, फिर भी वर्किंग आ गया ना। लेकिन आज का जो लेक्चर था मैं पहले से जानता था, जिसमें बोरियत होगी। अगर मैं इसको छुड़वा देता ना, तो अगर आपको लगता है चैप्टर का शुरुआत की चीज छूट गई, तो आगे है ना मेंटेलिटी बन जाती, सर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो एक बार आज का लेक्चर की थ्योरी तुम पढ़ लेना। इसमें एक मोबिलिटी का फार्मूला हो रहा है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही बताऊंगा, आज नहीं बता रहा। तुम्हारी अगली क्लास भी है और मुझे भी कुछ काम है, तो कल का लेक्चर हम 2:30 बजे ही रख लेंगे बेटा। यस सर। और धीरे धीरे इसको खत्म कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 लेक्चर में, 2 लेक्चर में हो जाएगा लगभग। तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, छोटी आप पढ़ो, और पीएन जंक्शन डायोड ये सब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, इसकी टेंशन मत लेना, है ना। यस सर, ओके सर। तो चलो अभी केमिस्ट्री का इंतजार करो, 11 बजे आ जाएंगे सर। ओके यस सर। और कल 2:30 बजे। हाँ, एक बार है ना अपना ऐप चेक कर दिया करो। वैसे तो मैं जो टाइम बोल रहा हूँ उसी पर क्लास लूंगा, पर मान लो कभी मुझे चेंज करना पड़ जाए तो ऐप में दिख जाएगा। चेंज करूंगा तो मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। बाय।